हेलो दोस्तों, रोजगार विद पीवी चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स में। इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ऋग्वेद की ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद। इसकी थ्योरी देखते हैं। इसकी थ्योरी है, ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है 3.2, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है और यह किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है आपके ए है दूसरे मंडल और भगवान इंद्र को समर्पित है। तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल अग्निदेव को समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा मंडल हो जाएगा और सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सिद्ध गायत्री मंत्र है एवं इसके 9वें जो मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में चातुर्वर्ग समाज की कल्पना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 3, ऋग्वेद में अगन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऑप्शन है आपके घोड़ा, बकरी, गाय, हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय। ऋग्वेद में कई परिच्छेद में प्रयुक्त अगन्य शब्द न मारे यानी योग्य शब्द का संबंध गाय से बताया गया है। क्वेश्चन है 4, इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री किसे माना जाता है तथा सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके हेरोडोटस एवं क्रिस्टोफ सेलियर्स, मेगास्थनीज एवं प्लिनी, डायोनियस एवं टॉलमी, अल्बरूनी एवं फायान। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस एवं क्रिस्टोफर सेलियरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफ सेलियर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। सामवेद का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके जो पाठकर्ता होता है उसको उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्वेश्चन है 6, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कुशीनगर में इनकी महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसे को मृत्यु कहते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पावापुरी में क्या हुआ था?
पावापुरी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाशपुंज कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाशपुंज कहा जाता है। बुद्ध का जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जो था शुद्धोधन था, साकेगढ़ के मुखिया थे। क्वेश्चन है 7, बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश कहाँ दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था? बोध गया में दिया था, वैशाली में, सारनाथ जिसे ऋषिपत्तनम कहा जाता था, या फिर राजगीर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला उपदेश। अभी बताता, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था मैंने, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ जिसे पहले ऋषिपत्तनम कहा जाता था। राजगीर में क्या हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से कहे जाने लगे। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, से ऋषिपत्तनम कहा जाता था पहले सारनाथ को। से बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। इन्होंने अपनी उपदेश जनसाधारण भाषा में, मतलब पाली भाषा थी इनकी जो भाषा थी। क्वेश्चन है आपका 8, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में और कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है आपके, ए है कालाशोक वैशाली में, अजाशत्रु राजगीर में, अशोक है पाटलिपुत्र में, कनिष्क है कुंडलवन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजाशत्रु हो जाएगा। और जो राजगीर में होती, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका था मैं। इसकी ट्रिक्स क्या थी? राजा ने वैशाली को पटा लिया कुंडल पहन के, राजा ने वैशाली को पटा लिया कुंडल पहन के। राजा से हो जाएगा राजगीर, हो जाएगा वैशाली, हो जाएगी पटाना, से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और कुंडल से हो जाएगा कुंडलवन। तो राजा ने वैशाली को पटा लिया कुंडल पहनकर। और राजा की ट्रिक क्या थी? आज काला शोक करे इश्क हो जाएगा, आज से हो जाएगा, आज से हो जाएगा अजाशत्रु, काला से हो जाएगा काला शोक, काला शोक, अशोक हो जाएगा, फिर अशोक से कनिष्क हो जाएगा फिर लास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। व्याख्या है इसकी, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी, अजाशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। आयोजित हुई थी। द्वितीय जो बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी 255 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय, अशोक के समय हुई थी पाटलिपुत्र में। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 9, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इनके ऑप्शन है आपके, कुंडग्राम, पावपुरी, लुम्बिनी, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावापुरी में। शायद मैंने पिछले क्वेश्चंस में गलत बता दिया है। इनका जो जन्म होगा कुंडग्राम में होगा और मृत्यु पावापुरी में होगी। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनकी जो 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के पावापुरी राजगीर में हुआ था, जिसे राजगीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है 10, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा थी, प्राकृत या अर्धमागधी बोलते हैं इसको, संस्कृत, मगही। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धमागधी या फिर प्राकृत बोल सकते हैं। जबकि बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी बौद्ध धर्म की, और इनकी भाषा थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ना ही बौद्ध धर्म में है, ना ही जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इनमें आत्मा की मान्यता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 11। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपके 10 बार, 12 बार, 17 बार, 20 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर जो आक्रमण था, वो वाला फेमस आक्रमण था इसका। क्वेश्चन है आपका 12। तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था 1191 में किसके बीच लड़ा गया और इसमें किसकी विजय हुई थी? ऑप्शन है आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान की विजय हुई थी इसमें। मोहम्मद गौरी और जयचंद गौरी की विजय हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी बाबर की विजय हुई थी। महमूद गजनवी और जय सिंह जयपाल गजनी की विजय हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो फर्स्ट तराइन का फर्स्ट वार था ना ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हुई थी। जबकि सेकेंड वार में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीता था। नेक्स्ट चलते हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। जो तराइन का सेकेंड वार था वो हुआ था 1192 में हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुई थी। क्वेश्चन है आपका 13। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी, जिसे लाखवंश या पीरवंश भी कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, जिसको चौगान भी कहते हैं, पोलो खेलते समय। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बलबन क्या था? बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसी ने पैबोस प्रथा, सजदा प्रथा प्रारंभ की थी। और रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान ने जो थी इस इतिहास की पहली जो मुस्लिम शासिका मानी जाती है, सुल्तान। गुलाम वंश की स्थापना जो था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम था। ऐबक को उसकी अत्यधिक दानशीलता के कारण लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। जो आपकी कुतुब मीनार है उसका वही निर्माण इसी ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन है 14। दिसंबर 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करने वाली मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चंस में। चांद बीबी थी, नूरजहां थी, रजिया सुल्तान या फिर मुमताज महल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। मुमताज महल कौन थी? इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, मुमताज महल की याद में। नूरजहां कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इसने भारत पर शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा करता एवं कुल्हाड़ टोपी पहनकर राजदरबार में जाना शुरू किया था।
इसका विवाह जो था अल्तुनिया से हो गया था इसका विवाह। क्वेश्चन है 15, दरबार में सजदा पेवोस प्रथा की शुरुआत एवं लौह रक्त की नीति किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपनाई थी? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सजदा एवं पेवोस प्रथा किसने शुरू की थी? ये था बलबन था ना, गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, ये सजदा और पेवोस प्रथा क्या थी? बलबन के दरबार में सजदा क्या थी? घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना एवं पेवोस थी पांव चूमना। प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने ही की थी। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त ब्लड एंड आयरन की नीति का पालन किया था। तो स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म में भाषण दिया था? 1893 में दिया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन के समय हुआ था। 1893 का वर्ष ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका के शिकागो पहुंचे और विश्व धर्म में ऐतिहासिक भाषण दिया। 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और एनी बेसेंट भारत में आई थी। क्वेश्चन है आपका 17, 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, वीर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। लाला हरदयाल ने क्या किया था? कॉडवर ब्लॉक की स्थापना की थी। और मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया था? जर्मनी में तिरंगा झंडा को फहराया था। क्वेश्चन है 18, 1 नंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल ने, भगत सिंह एवं सुखदेव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रासबिहारी बोस ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल। तो कॉडवर ब्लॉक की स्थापना की थी उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। क्वेश्चन है 19, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ किया था? खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण बिहार में या फिर बारदौली में? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण बिहार में। बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन है, व्याख्या है आपकी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। चंपारण के एक किसान थे, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन है आपका 20, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1914 में, 1915 में, 18 अप्रैल 1916 में, सितंबर 1916 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28 अप्रैल 1916 में की थी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा इसके बाद सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी ने की थी। क्वेश्चन है 21, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? कैस्पियन सागर है, विक्टोरिया झील है,
सुपीरियर झील है या टंगानिका झील है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील हो जाएगी। सुपीरियर झील कहाँ पे पड़ती है? आपके यूएसए और कनाडा में पड़ती है। कनाडा में पड़ती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होकर विश्व रेखा से गुजरती है। इसे क्या कहा जाता है? नील नदी को क्या कहता है? मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, शू नहर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वेज नहर। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर से होकर भूमध्य सागर में मिलती है। इसका निर्माण 1869 में ईस्वी में किया गया था, जिससे यूरोप से भारत आने में जो 7000 किलोमीटर की दूरी बचती है। 1956 में मिस्र द्वारा इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था। क्वेश्चन है 23, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी विषुवत रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है? नाइजर नदी है, कांगो जाम्बेजी नदी है, लिम्पोपो नदी है या फिर नील नदी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांगो या जाम्बेजी नदी हो जाएगा। लिम्पोपो नदी कौन सी है? यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरीज, डाउन्स, वेल्ड, स्टेप्स? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेल्ड हो जाएगा। प्रेरीज किसको कहते हैं? ये यूएसए में कहा जाता है प्रेरीज। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जोहान्सबर्ग और हीरे की खान किम्बरले देश में है। ये किस महाद्वीप में पड़ती हैं? नाइजीरिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, केन्या? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। मिस्र में क्या पाए जाते हैं? मिस्र में पाए जाते हैं आपके पिरामिड। पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। केन्या की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग नगर है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए तथा किम्बरले हीरे की खानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% प्लेटिनम का उत्पादन अकेले ही करता है। क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? शनि है, शनि हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, वरुण हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुपिटर। बृहस्पति हो जाएगा। शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़ा हुआ बहन कहा जाता है और शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय 10 घंटे लेता है और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन है, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है जो पृथ्वी का निकटतम एवं
सबसे चमकीला ग्रह है? बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा या फिर बृहस्पति हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी बताया था मैंने, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीनस, शुक्र हो जाएगा। शुक्र पृथ्वी का निकटतम एवं सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में पूर्व से पश्चिम चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भगिनी या बहन कहते हैं। क्वेश्चन है 28, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लेनेट कहा जाता है तथा इसके दो उपग्रह फोबोस एवं डीमोस हैं? कौन से हैं? कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, शनि हो जाएगा या फिर अरुण हो जाएगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? लाल ग्रह मंगल हो जाएगा। मंगल, मार्स, जिसे लाल ग्रह ही कहा जाता है। इसका लाल रंग जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस एवं डीमोस हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिया, मिक्स ओलंपिया तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यहीं पे पाए जाते हैं, मंगल पे ही पाए जाते हैं। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की प्राग बैठक में किस पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? सीरस, यम, एरेस, वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यम, प्लूटो। क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? मतलब सूर्य से पास में से लेके दूर तक कौन सा ऑर्डर हो जाएगा इनमें से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा या फिर बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा या फिर शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण हो जाएगा। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, नहीं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी ये 4 ग्रह होते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इनको कहते हैं बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह कहते हैं मतलब बाहरी ग्रह कहते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो जाएगा। आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 31, भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा। संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश फ्रांस था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, इसीलिए 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। क्वेश्चन है 32, भारत में जीएसटी की मुख्य दरें टैक्स स्लैब कितनी निर्धारित की गई हैं? 3, 8, 12, 18%, 5, 12, 18, 28, 5, 10, 15, 20, 0, 6, 12, 24। तो जब जीएसटी लागू किया गया था तब कौन कौन सी टैक्स स्लैब थी?
ये थी 5, 12, 18, 28% थी, ये वाली थी। अब जो है इनमें भी चेंज हो गया है। जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवाओं पर कर की 4 मुख्य दरें निश्चित की थी, 5%, 12%, 18%, 28%। अप्रकृष्ट रत्नों पर 0.25% तथा सोने पर 3% कर लगता था। क्वेश्चन है 33, जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो होता है, या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सेंटर के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद की संरचना के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के वित्त तथा कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद के निर्णय जो है 75%, 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। क्वेश्चन है 34, संविधान के अनुसार कौन से उत्पाद वर्तमान में जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं? दूध, दही, फल, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल एवं 5 पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं गाड़ियाँ, कपड़े एवं जूते। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदिरा, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल एवं 5 पेट्रोलियम उत्पाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में जीएसटी की परिभाषा के अनुसार मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त 5 जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो हैं कच्चा तेल, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, एटीएफ को अस्थायी रूप से बाहर रखा गया है जीएसटी से। क्वेश्चन है आपका 35, राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल फार्मर कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था तथा इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जनवरी 2004 में सोमपाल अध्यक्ष थे, मार्च 2005 में एम.एस. स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे, 2000 में अमृत सेन इसके अध्यक्ष थे, 1998 में मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मार्च 2005 में एम.एस. स्वामीनाथन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। ये हो जाएगा जनवरी 2004 में इस आयोग का गठन किया और जिसके अध्यक्ष थे सोमपाल थे। बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे सोमपाल थे और भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड कृषि है। रीढ़ की हड्डी कौन सी है? कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कृषि। लगभग 48.9% जो आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 11 दिसंबर 1940 में वो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। जबकि टेम्पररी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा इसके बाद 11 दिसंबर 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की जो सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था।
क्वेश्चन है 29 अगस्त 1947 में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वी.एन. राव थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, के.एम. मुंशी थे या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। वी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। इस समिति में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें कुल 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। क्वेश्चन है 38 भारतीय संविधान को अंगीकृत पास किए जाने के समय 26 नवंबर 1949 को इसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन है आपके 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, 20 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ थी, 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग 370 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसमें जो थे 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं बस भारतीय संविधान में। क्वेश्चन है आपका 39 संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय और कुल कितना खर्च था? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 63,96,729 रुपये, 3 वर्ष 10 माह 12 दिन 50 लाख रुपये, 1 वर्ष 8 माह 20 दिन 80 लाख रुपये, 2 वर्ष 8 माह 15 दिन 40 लाख रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और 63,96,729 रुपये की इसमें व्यय हुआ था। क्वेश्चन है 40 स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में कानून मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जगजीवन राव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थी। 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मंत्रिमंडल में जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे और जगजीवन राव श्रम मंत्री, डॉक्टर जॉन मिताई रेल एवं परिवहन मंत्री थे। क्वेश्चन है 41 वह मुद्रा जिसकी प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुलभ न हो या कठिन हो क्या कहलाती है? सुलभ मुद्रा सॉफ्ट करेंसी, कठोर मुद्रा हार्ड करेंसी, हॉट मनी या फिर ऐच्छिक मुद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोर मुद्रा या फिर हार्ड करेंसी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसे कठोर मुद्रा हार्ड करेंसी कहते हैं। इसके विपरीत आसानी से उपलब्ध मुद्रा सुलभ मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन है आपका भारत में श्वेत क्रांति वर्ल्ड रेवोल्यूशन का या फिर ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, प्रोफेसर M.A. खुसरो, नारायण मूर्ति हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। श्वेत क्रांति को गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे 1917 में प्रारंभ किया था। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। क्वेश्चन है
43 लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 को। क्वेश्चन है नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 12 जुलाई 1982 में की गई थी। क्वेश्चन है आपका 45 अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली प्रदर्शनकारी वस्तुओं के उपभोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपकी कैपिटल गुड्स, ब्राउन गुड्स, वाइट गुड्स या पब्लिक गुड्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट गुड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ब्राइट या वाइट गुड्स से तात्पर्य अभिजात वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कार हो गया इत्यादि। इनका प्रदर्शन उपयोग के लिए किया होता है। क्वेश्चन है भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 266 का क्लॉज ए, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 280 या फिर 356। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 266 का क्लॉज 1 हो जाएगा। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद जो है 266 क्लॉज में एक में किया गया है। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों आदि से एकत्रित राशि संचित निधि में जमा होती है। संसद की अनुमति के बिना इसमें से कोई भी राशि निकाली नहीं जा सकती है। क्वेश्चन है 47 भारत की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड किसके नियंत्रण या अधीन में होता है? संसद के भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 267 के तहत संसद को एक आकस्मिक निधि स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। यह निधि भारत के राष्ट्रपति अग्रिम नियंत्रण के अधीन होती है और कार्यपालिका अनपेक्षित व्यय के लिए इससे राशि निकाल सकती है। क्वेश्चन है 48 संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है और भाग में है? भाग 18 अनुच्छेद 352, भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 15 अनुच्छेद 324, भाग 17 अनुच्छेद 343। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन जो दे रखा है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में हो जाएगा। जो अनुच्छेद 352 है ये किससे संबंधित है? नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से। राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। और 324 ये हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई से। 343 ये हो जाएगा भाषाओं से। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें संशोधन की 3 विधियों साधारण विधि, विशेष बहुमत विधि तथा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों
राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन का प्रावधान है? क्वेश्चन है 49, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, आर्टिकल 123। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 हो जाएगा। इसमें बजट, संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है, इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल है, धन विधेयक है, धन विधेयक है। क्वेश्चन है 50, नियंत्रण एवं मालिका परिचय कैग की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे पीएसी कमेटी भी कहते हैं, लोक उपक्रम समिति या फिर कार्य मंत्रण समिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैग राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सौंपता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के पटल पर रखवाते हैं। इसके पश्चात लोक लेखा समिति इन रिपोर्टों की सूक्ष्मता से जांच करती है, इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। तो ये हो चुके हैं आपके 50 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो तो फिर